हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। 5 मेथड होते हैं टू स्टार्ट द इंडक्शन मोटर। पहला होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या इसी को हम कहते हैं स्प्लिट फेस कैपेसिटर मोटर। दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या और इसी को हम कहते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर। और तीसरा होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, या इसी को हम कहते हैं सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। और चौथा होता है स्प्लिट फेस मोटर, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। पांचवा होता है शेडेड पोल मोटर। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि देखो, मैं कुछ वाइंडिंग बता देता हूँ पहले। जैसे ये मेन वाइंडिंग होती है जिसमें मैंने अभी क्रॉस का निशान लगाया है। ये होती है तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये होती है मेन वाइंडिंग। ये मेन वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग। और ये वाली जो होती है ये होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और इसी को हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया जिसे हमें RM से रिप्रेजेंट करा है, और XM क्या है, मेन वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही RA क्या होता है, RA रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और X से रिप्रेजेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिस्कनेक्ट करने का इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग से, जब ये अपनी ऑपरेटिंग स्पीड पर पहुंच जाती है। ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 75 से 80% के आसपास जब ये पहुंच जाती है सिंक्रोनस स्पीड के, तो ये डिस्कनेक्ट कर देती है अपने आप को मेन वाइंडिंग से। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, इसे डिस्कनेक्ट कर देगा मेन वाइंडिंग से। और ये होता है CS, ये क्या है, कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो क्या होता है बहुत बड़ा होता है, लार्ज वैल्यू का होता है, जैसे कि 250 माइक्रोफैराड का। और ये IM क्या है, ये और मेन वाइंडिंग का करंट हो गया, और IA क्या है, IA ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टार्टिंग मेथड है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या इसी को कहते हैं स्प्लिट फेस कैपेसिटर मोटर। ये मैंने आपको बता दिया मेन वाइंडिंग कौन सी है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कौन सी है, और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। जैसे इस वाली मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 3 से 4.5 होता है फुल लोड टॉर्क के, और इसकी रेटिंग जो होती है 120 वॉट से लेकर 7.5 किलोवाट। अब आ जाओ नेक्स्ट पन्ने। जैसे इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए होती है टू मेक द सेल्फ स्टार्ट द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जरूरत होती है। तो प्रोडक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का, जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का वो होता है इंट्रैक्शन के कारण। जब मेन वाइंडिंग का करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में जब इंट्रैक्शन होती है, और उनके बीच में जो साइन एंगल होता है, जब जाके क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का प्रोडक्शन होता है। जब इनके बीच में 90 डिग्री का जब एंगल क्रिएट होता है ना, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस होता है, जब जाके क्या होता है हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अचीव होती है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए चाहिए होती है टू मेक द सेल्फ स्टार्ट द इंडक्शन मोटर। और जो वाइंडिंग्स के बीच का होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों करंट के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है और वाइंडिंग के बीच का भी 90 डिग्री होता है। और ये मैंने वही लिख रखा है नीचे। जैसे इसकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सारी जितनी भी ये मोटर है ना, जितने भी स्टार्टिंग मेथड है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इसी मोटर का होता है। इसकी जो एप्लीकेशन होती है ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे हमारा हाई इनर्शियल लोड होता है और फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग होती है, वहाँ हम इस मोटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कन्वेयर बेल्ट। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, जैसे ये V हो गई, ये सप्लाई वोल्टेज हो गई, और IA इज़ अ मेन सप्लाई करंट, और IA इज ऑक्सिलरी करंट, और IM इज ए मेन वाइंडिंग करंट। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए टू मैक्सिमम अचीव द मैक्सिमम टॉर्क। इस मोटर में बस इतना ही होता है, और तो कुछ है नहीं। चलो अब आगे वाली दूसरा वाला मेथड देखते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, ये दूसरा वाला मेथड होता है टू स्टार्ट द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। दूसरा मेथड होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो इसी को हम कहते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। इसमें 2 कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये चीज़ बताने की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या कहते हैं। ये मेन वाइंडिंग हो गई, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, रोटर ये होता ही है, ये स्क्विरल केज रोटर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। और ये दोनों कैपेसिटर्स हो गए, ठीक है, CS और CR। CS कौन सा होता है, CS वही होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। और CR क्या होता है, ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर होता है। इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को, ये खाली स्टार्टिंग पर्पस के लिए होता है। और CR क्या होता है, रनिंग पर्पस के लिए होता है, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करा जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो बहुत बड़ा होता है रनिंग वाइंडिंग वाले कैपेसिटर से, CR से एटलीस्ट 3 टाइम तो होता ही है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये मोटर स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में ये दोनों के दोनों कैपेसिटर क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। और ये टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर जो होती है ऑपरेट होती है टू फेस इंडक्शन मोटर की तरह। और ये इनका स्टार्टिंग में फेजर डायग्राम है कि स्टार्टिंग में जो दोनों मेन वाइंडिंग
के करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में जो एंगल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो 90 डिग्री हो जाता है। और इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसमें क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, हाई एफिशिएंसी, हाई पावर फैक्टर होता है और नॉइज फ्री ऑपरेशन होता है। इसकी डिसएडवांटेज यही होती है कि इसकी ये बहुत महंगा होता है, हाई कॉस्ट होती है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। इसी को हम कहते हैं सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। इसमें क्या होता है, परमानेंट लगा रहता है एक कैपेसिटर। और ये तीसरा वाला जो मेथड होता है ये होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, या इसी को कहते हैं सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। इसमें क्या होता है, परमानेंट एक कैपेसिटर लगा रहता है। जैसे बाकी दोनों में क्या था कि हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर रहे थे, इधर 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर में क्या था, CS भी था और CR भी था, बस में CR यूज़ करते हैं ना कि इसमें CS। तो इसके अंदर जो CR होता है ये होता है पेपर स्पेस ऑयल फिल टाइप कैपेसिटर। और ये क्या होता है, ये महंगा भी होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से और साइज़ में भी बड़ा होता है ये। और इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसकी एडवांटेज क्या है, इस वाली मोटर ये जो स्टार्टिंग मेथड है इसकी एडवांटेज ये होती है इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है इसके अंदर। इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, हाई पावर फैक्टर होता है, हाई पुल आउट टॉर्क होता है और नॉइज़ फ्री ऑपरेशन होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत लो होता है, कह सकते हैं कि 25% होता है मैक्सिमम टॉर्क के, क्या कहते हैं 50 से 100% होता है फुल लोड टॉर्क के। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो सेलिंग फैंस जो घरों में लगे रहते हैं वो होती है, जो उनकी रेटिंग जो होती है 50 से 150 वाट की होती है। और चौथा होता है स्प्लिट फेस मोटर, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इस वाली में क्या होता है, इसमें RM रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अचीव नहीं होती, इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती मोटर कभी भी। इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 1.5 से 2 होता है फुल लोड टॉर्क के, और स्टार्टिंग करंट कितना होता है 7 से 8 गुना होता है फुल लोड टॉर्क के। और जो इसका मैक्सिमम और पुल आउट टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, वो 2.5 गुना होता है फुल लोड टॉर्क के। और जो ये RA/XA का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन होता है RM/XM से। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है, हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है, तो हमें क्या होता है, रेजिस्टेंस भी हाई चाहिए होता है। और रनिंग में क्या होता है, रनिंग में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंडक्टेंस बढ़ जाता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, RA बड़ा हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंडक्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और जो इसमें जो मेन वाइंडिंग का करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट, इनके बीच में जो एंगल होता है ना वो 30 डिग्री होता है, इसलिए इसमें कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अचीव नहीं होती, इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती। जितनी भी ये मैंने मोटर पढ़ाई है अभी तक, पहले जितने भी मेथड पढ़ाए मैंने स्टार्टिंग मेथड, उन सब में जो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है सब में 90 डिग्री का ही डिफरेंस है। बस करंट में जो होता है, करंट और वाइंडिंग दोनों में कंफ्यूज मत होना, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में सब में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। बस इसमें क्या होता है, जो करंट्स होते हैं उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कैपेसिटर वाली जितनी भी हैं वो सब सेल्फ स्टार्ट होती हैं, तो उसमें सब में क्या होगा, करंटों के बीच में भी मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसलिए क्या होता है यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस दिखता है तुम्हें मेन वाइंडिंग के करंट में और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट में, जबकि इनकी वाइंडिंग के बीच का अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो वो 90 डिग्री ही है। अब लास्ट जो रह गई है वो है शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। जैसे ये क्या होती है, ये सिंगल टर्न कॉइल होती है जो कि कॉपर की बनी होती है, और ये कैसी होती है, हाईली इंडक्टिव कॉइल्स होती हैं। ये जो शेडिंग कॉइल का जो फ्लक्स होता है ना वो हमेशा अपोज करता है मेन पोल के फ्लक्स को। शेडिंग पोल मेन पोल का जो फ्लक्स होता है उनके बीच में जो स्पेस डिस्प्लेसमेंट होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है। और शेडेड पोल फ्लक्स जो होता है हमेशा लैग करता है अनशेडेड पोर्शन के फ्लक्स से। और रोटेशन जो होती है हमेशा क्या होती है, अनशेडेड टू शेडेड होती है, अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन की तरफ होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और है ना। और इस वाली मोटर में खास बात ये होती है कि रिवर्स नहीं कर सकते, रोटेशन ऑफ स्पीड जो होती है वो कभी रिवर्स नहीं हो सकती इसमें। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होती है डिपेंड करती है मेन पोल टू शेडेड पोल। जैसे ये मैंने डायग्राम बना रखा है, देखो 3 फ्लक्स होते हैं, मेन फ्लक्स, शेडेड फ्लक्स और अनशेडेड फ्लक्स। इसमें तो जो मेन पोल के अंदर ही क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, वहीं पे ही हम क्या कर देते हैं, उसी के अंदर ही हम शेडिंग कॉइल भी रखते हैं, ठीक है, उसी के अंदर ही रहती है ये भी। जैसे इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे हम इसे इलेक्ट्रिकल क्लॉक में यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर में यूज़ करते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं, टेबल फैंस में भी यूज़ कर लेते हैं। और इसकी रेटिंग जो होती है 40 वॉट होती है या उससे कम होती है। और जैसे HP में देखेगा तो 1/20 से 1/2 HP तक इसकी रेटिंग रहती है। इसकी एडवांटेज क्या होती है, कंस्ट्रक्शन जो होती है इसकी सिंपल होती है, इकोनॉमिकल होती है, रिलायबल होती है, और कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हम यूज़ नहीं करते, और ईजी स्टार्टिंग होती है। जबकि इसकी डिसएडवांटेज बहुत सारी होती है, जैसे लो पावर फैक्टर होता है, लो एफिशिएंसी होती है, 5 से 35 होती है बस इसकी 35%, और लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है,
और ओवरलोड कैपेसिटी क्या होती है, वो छोटी होती है इसकी, और लॉस हाई होते हैं, और साइज़ ये क्या होती है, स्मॉल होती है, बट ये सेल्फ स्टार्ट होती है। और ये कुछ और चीज़ें हैं, ये मैंने बता रखा है, मतलब कि जैसे कभी आ जाता है कि इंक्रीजिंग मोटर में या डिक्रीजिंग मोटर में लगाओ कि सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क पे कौन आता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। फिर आती है 2 वैल्यू कैपेसिटर, फिर आती है सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर, फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, और फिर आती है तेरी शेडेड पोल मोटर। ऐसी ही एफिशिएंसी और पावर फैक्टर में सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी और पावर फैक्टर हाई जिसका होता है वो होती है सिंगल वैल्यू कैपेसिटर की। इसी को हम कहते हैं 2 वैल्यू सिंगल वैल्यू कैपेसिटर की सबसे ज़्यादा हाई एफिशिएंसी होती है और हाई पावर फैक्टर होता है। और फिर उसके बाद 2 वैल्यू कैपेसिटर होती है, फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर और शेडेड पोल मोटर। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हो रहे हैं, जैसे कि ये केसेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मान लो कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ओपन नहीं होता या फेल हो जाता है ओपन होने से, तो क्या होता है उसका, उस टाइम पे क्या होगा, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी वो क्या होगी, ओवर हीट हो जाएगी और बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, और मोटर क्या करेगी, मोटर अगली बार स्टार्ट ही नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम अगर तुम स्टार्ट करना चाहोगे तो नहीं होती। या दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो जाए, या तो उस केस में भी मोटर तुम्हारी स्टार्ट नहीं हो। और एक केस ये भी होता है कि मान लेते हैं कि कैपेसिटर को क्या करते हैं हम रिप्लेस कर दें अगर रेजिस्टेंस है, तो मोटर घूमेगी या नहीं, घूमती है, उस केस में भी सेम ही डायरेक्शन में घूमेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस भी कर देते हैं तो। और एक चीज़ और तुम जानते होगे, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में 2 स्लिप्स होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड जैसे कि ऐसी स्लिप होती है और बैकवर्ड में R2/S होती है। ऐसे ही 2 फ्लक्स भी होते हैं फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में, जैसे कि फॉरवर्ड फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है R2/S, और बैकवर्ड फ्लक्स जो होता है वो होता है R2/2 होता है। और एक चीज़ ये, जैसे कभी पूछ लेते हैं कि रिवर्स करनी हो, तो मतलब अगर रोटेशन हमें कभी रिवर्स करनी हो तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की अगर हमें रोटेशनल डायरेक्शन को रिवर्स करनी हो तो क्या करते हैं हम कुछ नहीं करते, हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो कनेक्शन होते हैं दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग लो, उनके कनेक्शन हो गया तो रिवर्स कर दो, मेन वाइंडिंग लो या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उन दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग लो, उनको रिवर्स कर दो एक वाइंडिंग। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो रेस्ट में होती है, व्हेन मोटर एट रेस्ट। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।